नमस्कार दोस्तों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आज सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप सब बिज़ी होंगे गुजिया बनाने, होली खेलने, फ्रेंड्स से मिलने में, लेकिन मैंने सोचा कि एक संडे मिस ना हो जाए और यही एक मौका था आप सबको होली की विशेज़ इन पर्सन वर्चुअल ही सही देने का। तो ईश्वर आपके ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियों के रंग घोले, आप प्यार से रहें और गुलाल ज़िंदगी में खुशियों के हमेशा उड़ाते रहें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्रोस्कोपी। एक प्रोसीजर है जिसके बारे में कि हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है और उसको क्यों किया जाता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम आपके यूट्रस के अंदर, ये जो आपका यूट्रस है, ये जो काट के आपको मैं हमेशा मॉडल दिखाती रहती हूँ, हिस्ट्रोस्कोप की प्रोसीजर में आपकी बच्चेदानी के अंदर की चीज़ों को, चूँकि हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो पतला सा होता है, लंबा पाइप जैसा, थिन मेटालिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें एक लाइट सोर्स जुड़ा होता है और एक जो है वाटर सोर्स जुड़ा होता है, वो स्कोप, और उसके साथ बीच में उसमें लेंस लगा रहता है और उस पूरी मशीन के ऊपर कैमरा फिट करके हम आपके यूट्रस के अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। इसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हिस्ट्रो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ का मतलब यूट्रस होता है। इस हो रही ट्रेन है बस यहाँ चाय मेरे बगल में। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी एक प्रक्रिया है। सॉरी, बीच में इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो हिस्ट्रोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसमें हम आपके यूट्रस के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए एक लंबी पाइप, मेटालिक पाइप का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू उन सारी चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट टीवी स्क्रीन पे, जो हमको नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, एमआरआई में भी कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो ये दो तरह के लिए की जाती है, दो इंडिकेशन में। एक तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी होती है और एक ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी होती है। डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज़ की डायग्नोसिस बनना। मान लीजिए कि आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपकी ब्लीडिंग किसी दवाई से नहीं रुक रही है। तो ऐसे में हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हम हिस्ट्रोस्कोप डाल करके अंदर आपके देखें, हो सकता है कोई चीज़ मिस हो रही हो, वो मिल जाए। कभी कभी जो छोटे छोटे पॉलिप होते हैं, बहुत शुरुआत कैंसर की होती है और वहाँ पे एंडोमेट्रियम गड़बड़ होता है, कोई फॉरेन बॉडी फंसी होती है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जिन लोगों को, मैं यहाँ पे ज़्यादा बात इनफर्टिलिटी रिलेटेड करती हूँ, उस पर हम बाद में आएंगे। नॉन इनफर्टिलिटी इंडिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी का, वो उन लोगों के लिए है जिनको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। और कभी कभी आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आपके अंदर कहीं पे, जब हम अल्ट्रासाउंड, स्पेशली ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और आपकी यूट्रस की कोई लाइनिंग किसी जगह पे इर्रेगुलर दिखती है, जहाँ पे हमको शंका लगती है कि कोई ख़राब बीमारी ना बन रही हो, तो उस पर्टिकुलर प्लेस से अगर हम बायोप्सी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। ये तो हुआ नॉन इनफर्टिलिटी इंडिकेशन। इसके अलावा इनफर्टिलिटी में हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। किसी में अगर बार बार मैं आईवीएफ कर रही हूँ, वो फेल हो जा रहा है, मुझे कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो मुझे जानना है। लिटरेचर कहता है कि 35 से 40% केसेस में जो बीमारियां हम ऊपर से नहीं देख पाते हैं, वो लैप्रोस्कोप और हिस्ट्रोस्कोप डालने के बाद दिखाई पड़ता है। जैसे कि आपकी इन दोनों बच्चेदानी के झिल्ली में किसी बीमारी या प्रीवियस प्रोसीजर, जैसे आपकी सफाई हुई हो, डिलीवरी हुई हो, उसके बाद इन्फेक्शन होकर जाले जैसे बन जाए, जिसको हम एडिजन कहते हैं। अगर वो बहुत माइल्ड होते हैं, ये दोनों कॉर्नुआ जहाँ पे ये ट्यूब से जुड़ा है यूट्रस, यहाँ से शुरू होते हैं, तो वो बाहर से हमको अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर आपका सिर्फ ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो नॉर्मल एडिजन भी बहुत बार मिस हो जाते हैं। अभी 15 दिन पहले मैंने एक पेशेंट की हिस्ट्रोस्कोपी की जिसका बहुत सालों से सब लोग जांच में लिख रहे थे नॉर्मल है। एक ऐसे पेशेंट की हिस्ट्रोस्कोपी की जिसको प्रीवियस 4 महीने के बच्चे का मिसकैरेज हुआ था और वो बच्चा पीस में निकला था और उसकी हड्डी रह गई थी अंदर,
और वो हड्डी किसी कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था, जबकि हड्डी बहुत स्ट्रॉन्ग शैडो देती है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन वो मिस हो रहा था और वो सब फर्टिलिटी का शिकार हो गई थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। ऐसे में हिस्ट्रोस्कोपी आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है। तो हम किसी भी पेशेंट का अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहते हैं, अगर उसको रिकरेंट IVF फेलियर हो रहा है तो हम उसका हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहते हैं, अगर उसको रिकरेंट मतलब बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहते हैं, अगर बाकी चीज़ें उसके में ठीक मिल रही हैं। हमको एडहीजन की, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, जो अधिकतर जाले जिसको मैंने बोला वो किसी का पहले सफाई किया गया हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी ने DNC कर दी हो, या उसको रिकरेंट एबॉर्शन होकर इन्फेक्शन हो गया हो, या TB का इन्फेक्शन होकर के वहाँ एडहीजन बन जाते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस के लिए कन्फर्मेटरी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हिस्ट्रोस्कोपी। और इसका एक और फ़ायदा है कि साथ ही के साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। जब हम हिस्ट्रोस्कोपी का यूज़ किसी प्रक्रिया को कोई प्रोसीजर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए करते हैं तो उसको ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी हम अधिकतर करते हैं, जैसे मैंने ये आपको ये यूट्रस का मॉडल दिखाया, ये यूट्राइन कैविटी है, इसमें ये जो सफ़ेद सी चीज़ दिख रही है ये पॉलिप है। पॉलिप क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स को, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से आपकी बॉडी में बहुत सारे झिल्ली बहुत मोटी बन जाती है, और जब किसी छोटी सी स्पेस में ढेर सारा सामान रखना होता है तो आपस में फोल्ड होकर के एक गांठ की तरह बन जाती है, वही एंडोमेट्रियल पॉलिप है। उस पॉलिप को हम हिस्ट्रोस्कोप द्वारा देख करके और साथ के साथ उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट इंडिकेशन जो मैं यूज़ करती हूँ हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए ऑपरेटिव, वो हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी होता है। वो पहले ज़माने में जब हिस्ट्रोस्कोपी नहीं थी तो वो हम लोग DNC के द्वारा किया करते थे। DNC का मतलब हुआ डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, लेकिन उस प्रक्रिया में वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर था, अगल बगल के एंडोमेट्रियम को भी हार्म पहुँचता था। तो अब हम उसको जब डायरेक्ट आइस के थ्रू करना चाहते हैं कि हम सिर्फ उस पॉलिप को पकड़ें और बाहर निकाल दें, तो हम हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी ये फाइब्रॉयड गांठ जो बच्चेदानी के दीवार में होती है, ये गांठ कभी कभी खिसकती हुई इस कैविटी में आ जाती है, जिसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। उसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4। 0 होता है जब पूरी की पूरी गांठ इस कैविटी में आ जाती है और उस जगह पे रहती है जहाँ पे बच्चा रहता है। उस गांठ को निकालना पहले बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उसके लिए आपको पेट काट करके अंदर जा करके इस दीवार को काट के तब गांठ निकालना पड़ता था और यूट्रस को आप नुकसान पहुंचाते थे। अब वो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा बहुत सरल हो गया है। हम इधर से स्कोप डालते हैं और उस गांठ को हम हिस्ट्रोस्कोपी के ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसी रास्ते से निकाल देते हैं, आपके पेट पे बिना कोई चीर फाड़ किए हुए। इसी तरह एडहीजन जो मैंने एशरमैन सिंड्रोम बताया, उसका इलाज हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा करते हैं। किसी किसी की बच्चेदानी पे पर्दा रहता है और उस पर्दे को हम सेप्टम कहते हैं। उससे बच्चेदानी का ये कमरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। तो उसे हम सेप्टम कहते हैं उस पर्दे को, उसको भी हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ठीक करते हैं। और ये पॉलिप, सेप्टम, एडहीजन्स ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक बार हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो पेशेंट बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी उनके लिए एक वरदान साबित होती है। उसके अलावा जो है कभी कभी आपको मैं प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी करती हूँ। प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है, अधिकतर मेरे पास वो पेशेंट आते हैं जिनको 15 साल, 20 साल, 12 साल की इनफर्टिलिटी होती है। इतने दिनों में उनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो थक चुके हैं जांच करा करके। मैं नहीं चाहती कि उनका अगला IVF मेरे किसी नेग्लिजेंस से फेल हो जाए, तो मैं एक एज अ कॉशियस प्रोसीजर आप कह सकते हैं, प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी मैं उनका करती हूँ। क्योंकि लिटरेचर ये कहती है कि वो पेशेंट जिनको पहले
उनके अंदर IVF द्वारा गर्भ डालने से पहले अगर हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा उनके यूट्रस की जांच की गई है तो उनके IVF की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। अगर मैंने इस साइकिल में आपका हिस्ट्रोस्कोपी किया, फिर आपको पीरियड ले आई और पीरियड ला करके नेक्स्ट साइकिल में मैंने आपको अंदर गर्भ आपके डाला या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, तो उस साइकिल के सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी कहलाती है। उसके अलावा एक सेकंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी वर्ड होता है। सेकंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है, जैसे ये आपको मैंने फाइब्रॉयड बताया, उसके ये फाइब्रॉयड जब तक आधे से ज़्यादा या तो पूरा या आधे से ज़्यादा जब इस कैविटी में होता है तब हम उसको हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं। मायोमा मतलब गांठ, फाइब्रॉयड, और एक्टमी मतलब उसको निकालना। तो जब हम हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं, जब वो गांठ उसका कम से कम हाफ या उससे ज़्यादा इस कैविटी की तरफ हो या पूरा हो, तो वो सेफ़ होता है इधर से निकालने के लिए। इसी तरह सेप्टम है, तो ये सेप्टम और मायोमा अगर बहुत बड़े बड़े रहते हैं तो इनको कभी कभी सेकंड सिटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम आपको हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टल रिमूवल करते हैं तो हम केयरफुली जाते हैं, वहाँ तक काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर को करने की प्रक्रिया जब मैं आपको बताऊंगी तो समझ में आएगा कि यूट्रस की दीवार वैसे आपस में यूँ चिपकी रहती है। तो जब इसको मुझे देखना है तो सबसे पहले इसको फुलाना पड़ेगा। इसको फुलाने के लिए मैं कोई भी डिस्टेंशन मीडिया यूज़ करूंगी और वो डिस्टेंशन मीडिया आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल तक जाना चाहिए, उसके बाद जाने के बाद वो आपको नुकसान पहुँचाने लगता है। तो जितने में आपका सब कुछ सेफ रहता है उतना प्रोसीजर हम एक बार में करते हैं, और जो बच जाता है उसको हम सेकंड टाइम करते हैं, तो उसको रीलुक या सेकंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। या कभी कभी हमने आपका सेप्टम निकाला, आपके एडिशंस निकाले, आपका मायोमा निकाला, और फिर सिंपली हम आपके अंदर जाके देखना चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें अच्छे से निकल गई कि नहीं, तो उसको हम सेकंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये सारे वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेट सेवी हो चुके हैं, आप बार बार इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं। एक ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी होती है, जब हम हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया OPD बेसिस पे आपको हल्की सी नींद की सुई दे करके उसी दिन घर भेज देते हैं 2-3 घंटे के बाद, तो जिसमें आपको पूरी बेहोशी नहीं देते हैं, बहुत पतले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसको हम ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये हो गया पूरा हिस्ट्रोस्कोपी मैं यहाँ रीकैप करूँगी। हिस्ट्रोस्कोपी प्रक्रिया का मतलब है कि जब भी हम किसी भी दूरबीन जैसी चीज़, जो पाइप जैसी लंबी चीज़ के द्वारा यूट्रस के अंदर की कैविटी को देखते हैं, तो उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव दोनों पर्पसेस के लिए की जाती है। नॉर्मली नॉन इनफर्टिलिटी इंडिकेशन में जिसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है और जिसकी डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है उनके लिए, और साथ में हमको जब बायोप्सी लेनी होती है, हमको कोई सस्पिशियस एरिया दिखता है, उस पर्टिकुलर एरिया से अगर हमको बायोप्सी लेनी होती है उसके लिए करते हैं। इनफर्टिलिटी में हम करते हैं उन लोगों के लिए जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। पॉलिप निकालने के लिए करते हैं, सेप्टम निकालने के लिए करते हैं। वो फाइब्रॉयड जो कि यूट्राइन कैविटी की तरफ ज़्यादा होते हैं, उनको बिना चीर फाड़ के नीचे से निकालना होता है, तो उनके लिए करते हैं। बाइकॉर्नुएट यूट्रस, जिनका यूट्रस 2 पार्ट में रहता है, जुड़ा नहीं है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ऊपर से कई बार नहीं समझ में आता है कि ये सेप्टेट यूट्रस है कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस है या यूट्रस डायडेल्फिस है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम हिस्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया ऑफिस बेसिस पे, OPD बेसिस पे की जा सकती है, जिसको हम ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और जब भी हमको एक प्रोलॉन्ग प्रोसीजर करना होता है, जैसे कोई गांठ निकालनी है, पॉलिप निकालना है, तो उसको हम आपके एडमिशन करके आपको अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया जनरल एनेस्थीसिया में नॉर्मली प्रेफर की जाती है, लेकिन ये रीजनल या स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी की जा सकती है। और रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सिर्फ उतने दूर का एरिया आपका सुन्न हो, तो उसके लिए जैसे आपको सिजेरियन में पीठ में सुई लगाई जाती है, उस तरह कुछ लोग वो सुई लगा करके भी हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी करते हैं
मैं अधिकतर इसको जनरल एनेस्थीसिया में करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वही स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रोसीजर है। तो उसके बाद से सबसे पहले अब इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो मैं आपको स्टेप वाइज बताने की कोशिश करूँगी। ये यूट्रस का रास्ता है सर्विक्स, ये नॉर्मली बंद रहता है। अब इसमें हमको कम से कम इतना मोटा या इससे थोड़ा पतला स्कोप अंदर डालना होता है। उसकी पिक्चर मैंने अपने फ़ोन में लेके रखी हुई है, मुझे प्रेजेंटेशन के साथ ये नहीं कर पाती हूँ, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है वो स्कोप, हिस्ट्रोस्कोप जो हम आपके अंदर डालते हैं। और इसको डालने के लिए आपके सर्विक्स का डायलेटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको जब सबसे पहले हम आपके अंदर कोई एक दवा साइटोलॉग डालते हैं, जिससे आपकी सर्विक्स मुलायम होकर के डायलेट होने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद हम आपको इस पोजीशन में, इस पोजीशन को लिथोटमी पोजीशन कहते हैं, इसमें लिटाते हैं। आपको जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया या प्रोसीजर के हिसाब से जितनी एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है उतनी एनेस्थीसिया देते हैं। और एनेस्थीसिया देने के बाद पहला स्टेप होता है इसका डायलेटेशन, और वो हम आपके डायलेटेशन करने की कोशिश करते हैं। और ये इस तरह से ये स्कोप आपके अंदर जाता है, जो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो जब वो स्कोप अंदर जाने के लिए हमको डायलेटेशन करना पड़ता है, वो स्कोप अंदर जाता है, तो अब उस स्कोप का काम है, उस स्कोप के साथ एक पानी की पाइप चलती है, उस पाइप को एक वाटर सोर्स से हम जोड़ते हैं। और इस आपकी कैविटी को डिस्टेंट करने के लिए हम नॉर्मली 2 मीडिया यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन और ग्लाइसिन। नॉर्मल सलाइन हमारे लिए सबसे सेफेस्ट है, और ग्लाइसिन के साथ आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन जब आपको बहुत क्लियर विजिबिलिटी की ज़रूरत होती है, प्रॉपर मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड निकालने की ज़रूरत होती है, बड़ा सेप्टम निकालने की ज़रूरत होती है, तो हम प्रेफर करते हैं ग्लाइसिन मीडिया। लेकिन ये मीडिया जो होते हैं, आपकी बॉडी में हम जितना फ्लूइड डाल रहे हैं, इनपुट और आउटपुट का हमें एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है जो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो हम नॉर्मली जो अधिकतर प्रोसीजर होते हैं जहाँ पे हम बाईपोलर कॉटरी और करंट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम मोनोपोलर करंट से अंदर काम करने जा रहे हैं, वहाँ हमको ग्लाइसिन की ज़रूरत होती है। तो ये नॉर्मल सलाइन डाल के डायलेटेशन के बाद आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर ले जाते हैं ऐसे, और फिर इसको डायलेट करते हैं कैविटी को, और फिर इसको कैमरे से जोड़ते हैं। और कैमरा के थ्रू आप आईपीस से अंदर की चीज़ें आप यूँ घुमाते जाते हैं। आपके सामने टीवी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं, और फिर हम आपकी इस कैविटी को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब हम यहाँ वेजाइना से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वेजाइना देखते हैं, यहाँ की इस चीज़ को रिगोसिटी कहते हैं, इसको देखते हैं। फिर हम आपके सर्विक्स को देखते हैं, फिर सर्विक्स के थ्रू अंदर जाते हैं, ये सारी जगहों को देखते रहते हैं। और फिर हम आपकी 2 ऑस्टिया देखते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ गड़बड़ी, जैसे ये पॉलिप हो गया, सेप्टम तो नहीं है, एडिजन तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को रूल आउट करते हैं। आपके दोनों ऑस्टियाज क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। फिर हम स्कोप को घुमा करके ऊपर नीचे अगल बगल सारा कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। प्रोसीजर करने के बाद आपको आराम से बहुत शॉर्ट जिए, जितना ज़रूरत होती है उतना देते हैं। 15 मिनट से आधा घंटे के बीच आपको होश आ जाता है। होश आने के बाद आपको जो है बेसिकली प्रॉब्लम थोड़ी पेन की आ सकती है, चूँकि हम आपके यूट्रस में ढेर सारा फ्लूइड डाल रहे हैं, सब कुछ आपके यूट्रस के अलोंग कर रहे हैं, तो आपको ब्लड आना लाजमी है, वो आएगा। आपको थोड़ा पेन हो सकता है। एक और इंडिकेशन, मेरे आईवीएफ पेशेंट सोच रहे होंगे मैडम उसके बारे में बात नहीं कर रही हैं। बहुत लोगों को जब मैं आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए तैयार करती हूँ और उनको बार बार बोलती हूँ कि उनकी झिल्ली 7 मिलीमीटर क्रॉस नहीं कर रही है, अच्छे से नहीं बन रही है, उसका शेप ऐसे लीफ की तरह, पत्ती की तरह ट्रिपल लाइन नहीं बन रहा है, तो उन लोगों को भी मैं
ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करती हूँ। उनकी हिस्ट्रोस्कोपी करते हुए मैं समझाती हूँ कि जैसे आपका खेत बंजर हो जाता है तो आपको जब फसल लगानी होती है तो आप उसकी बहुत गहरी जुताई करते हैं, तो उसी तरह से जब मेरे को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके आपको एक बच्चा देना होता है तो आपकी ये जो एंडोमेट्रियम बहुत दिन से भूल चुकी है कि ये क्या काम था इसकी मैं एक प्रॉपर जुताई करती हूँ। यहाँ से दीवार से अगर एंडोमेट्रियम अच्छे से उग नहीं रहा है तो मैं एंडोमेट्रियम यहाँ कई लेयर में बनती है, जो इसका बेसल लेयर होता है, यहीं से रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का या बच्चेदानी की लाइनिंग का, तो वहाँ तक ले जा करके उसकी कट करते हैं हम उसको लेज़र द्वारा, कॉटरी द्वारा, सिजर द्वारा, और इसको हम लैटरल मेट्रोप्लास्टी कहते हैं। और लैटरल मेट्रोप्लास्टी का मतलब क्या हुआ, जब यूट्रस की वॉल को, लैटरल माने साइड की वॉल को काट के, या जिसकी कैविटी टी शेप होती है, जिसकी कैविटी में बच्चा रखने के लिए एनफ स्पेस नहीं होता है, उन सब के में मैं हिस्ट्रोस्कोपी करके लैटरल मेट्रोप्लास्टी करती हूँ और उसके बाद उनको एक दवा पे रखती हूँ जिससे उनकी झिल्ली बने और फिर उनके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी एक इंडिकेशन है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी के लिए। अब प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर की जो टाइमिंग होती है वो 5, अगर मैं सिर्फ अंदर और बाहर आ रही हूँ देखने के लिए, जिसको मैं प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी या डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कहती हूँ, तो उसमें 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक हिस्ट्रोस्कोपी के साथ स्क्रैचिंग करते हैं हम। कई बार आपका एक आईवीएफ फेल हो जाता है, तो मैं जब प्री आईवीएफ करती हूँ हिस्ट्रोस्कोपी, तो ऐसे में आपकी दीवार के पास एक स्पेशल तरह का पिपल उसको कहते हैं, वो ले जा कर के उसको पूरा 180 क्या 340 डिग्रीज घुमा करके हर वॉल पे थोड़ा सा स्क्रैच कर देती हूँ, जिससे वहाँ की वो रीजनरेशन क्षमता बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स निकलते हैं वो अगले साइकिल में जब मैं आपको प्रेगनेंसी के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हूँ तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया होती है हिस्ट्रोस्कोपी की, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज के अकॉर्डिंगली होती है। अगर मुझे कोई पॉलिप निकालना है, सेप्टम निकालना है, फाइब्रॉयड निकालना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये प्रक्रिया आपके एमसी के 6 से 9वें दिन के बीच में मैं कर लूँ, जब आपका पीरियड बंद हो चुका हो और अभी आपकी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ मैक्सिमम ना हुई हो। लेकिन इसके ऑपोजिट जब मुझे टीबी की डायग्नोसिस करनी होती है या मुझे देखना होता है कि आपकी झिल्ली कैसे बन रही है प्री आईवीएफ, तो कभी कभी वो मैं डे 21 टू डे 23 को करना प्रेफर करती हूँ। तो मुझे दिखाई पड़ता है कि आपका मैक्सिमम एंडोमेट्रियम कैसा बना था और मुझे एनएफ सैंपल मिलता है बायोप्सी करने के लिए। आपकी कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग की डायग्नोसिस है, उसके लिए भी वो बेस्ट टाइम होता है। तो 2 टाइम प्री मेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल 2 टाइम है जिस वक्त हम हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी का एडवांटेज क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई गांठ जो सिर्फ बच्चेदानी के एकदम अंदर पड़ी हुई है, उसको हम नीचे से बिना पेट खोले, बिना लैपेरोटमी किए, बिना लैप्रोस्कोपी किए निकाल दे रहे हैं, तो आपका शॉर्ट प्रोसीजर है, हॉस्पिटल का स्टे शॉर्ट है, आपकी बच्चेदानी पे टाका लगने से बच गया, आपके पेट पे टाका लगने से बच गया। और उसके साथ साथ अब हमें क्या आपको हिस्ट्रोस्कोपी हो गई, तो आप पूछेंगे डॉक्टर साहब अब मुझे घर जाने पे क्या फ़ील होगा। घर जाने के बाद आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है आपके पेट में, चूँकि आपके यूट्रस बहुत सेंसिटिव है, उसके अंदर मैंने इंस्ट्रूमेंट डाला है, तो आपको थोड़ी क्रैम्पिंग पेन हो सकती है, किसी को वो ज़्यादा हो सकती है, किसी किसी को कम हो सकती है, किसी किसी को नहीं भी होती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कहते हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ, दर्द की दवा खानी ही नहीं पड़ी। लेकिन उसके ऑपोजिट कुछ लोग हैं जिनको बहुत तेज पेन होता है, तो मैं कहती हूँ कि आपके अंदर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी आपको इतना पेन हो रहा है। कभी कभी लैटरल मेट्रोप्लास्टी या ये बच्चेदानी की दीवार बनाने के बाद मैं आपके इस यूट्रस में एक पतला फोलीज कैथेटर, जो यूरिन निकालने के लिए कैथेटर यूज़ होता है बच्चों में,
उसको, या स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन कैथेटर है, उसको डाल के उसका बैलून फुला देती हूँ, क्योंकि मैंने इस दीवार को काटा है, इस दीवार को काटा है, दो कटी चीज़ को एक साथ ऐसे छोड़ देंगे तो आपस में जुड़ सकती है और फिर हमारे वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन दोनों को सेपरेट रखने के लिए मैं यहाँ एक कैथेटर और बैलून डाल करके उसको फुला करके छोड़ देती हूँ, जिससे कि ये दोनों दीवारें अलग अलग रीजनरेट करें, उसमें अच्छी झिल्ली बने। कभी कभी उसकी जगह पे लोग कॉपर टी भी डाल दिया करते थे पहले ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी बच्चेदानी को आपस में दोनों दीवारों को जोड़ने से रुकती हैं। उसको निकालने के बाद उनमें रीजनरेशन अच्छा होता है एंडोमेट्रियम का। यूजुअली वो 14 से 21 दिन, 7 से लेके 21 दिन के बीच निकलता है। आजकल मैं उसको 14 दिन पे निकाल रही हूँ। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि हिस्ट्रोस्कोपी मैं कराने जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वैसे तो हिस्ट्रोस्कोपी या कोई भी सर्जरी बहुत अच्छा है, बहुत सेफ प्रोसीजर है, आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन जिस तरह हम खाना खाते हैं, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, रोड पे चलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह से इंसान द्वारा की गई हर प्रक्रिया के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसमें से एक साइड इफेक्ट है एनेस्थीसिया रिलेटेड। आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, किसी को रेयर लाखों में उनमें से किसी दवाई से एलर्जी हो, किसी दवाई को पूरी तरह से बॉडी से मेटाबोलाइज करने का आपके बॉडी में पावर ना हो, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। प्रोसीजर रिलेटेड अगर मैं सिर्फ पॉलीपेक्टमी कर रही हूँ, छोटा प्रोसीजर कर रही हूँ, डायग्नोस्टिक कर रही हूँ, तो आपको प्रोसीजर रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्विक्स को हार्म पहुंच सकता है। जब मैंने डायलिटेशन के लिए डाला, ये डायलिटेशन करने इस कैविटी को गई और उसकी जगह मैं इसकी दीवार में पहुंच गई, क्योंकि आपकी बच्चेदानी का मुंह बहुत टाइटली बंद है, जिसको फॉल्स पैसेज कहते हैं। या कभी कभी ये आपका यूट्रस का कैविटी बहुत छोटा होता है, मैंने डायलेटर डाला और फट करके वो इधर से निकल आया, तो आपके यूट्रस पे परफोरेशन हो सकता है। वो परफोरेशन वैसे बहुत ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि ये डायलेटर इतना जाए कि इसके ऊपर आपकी आँख चिपकी हो, उसको भी छेद कर दे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है। जब हम बड़ा प्रोसीजर करते हैं, जैसे हम मायोमा निकालते हैं, सेप्टम के साथ तो नहीं, लेकिन स्पेशली मायोमा बहुत बड़े बड़े भी कभी कभी मतलब फाइब्रॉइड इसके अंदर होते हैं, तो उसको निकालने में जो आपको हम फ्लूइड देते हैं, उस फ्लूइड के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एम्बोलिज्म वगैरह, जो जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वो भी एक रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन वो सबको नहीं होता है, बहुत रेयर है। हमारा एनेस्थीसिया बहुत आगे चला गया है और हमारे डॉक्टर्स बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, तो हम उन सब कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाना ही हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है। कोई भी प्रोसीजर जहाँ पे हमें लगता है कि इसके आगे करना या आपकी बॉडी उसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उसके बाद करना आपके लिए डेंजरस होगा, हम उस प्रोसीजर को वहीं पे बंद कर देते हैं। तो ये था हिस्ट्रोस्कोपी। फाइनली मैं रिकैप करूँगी। हिस्ट्रोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसको हम हिंदी में दूरबीन जांच, बच्चेदानी की दूरबीन जांच है, जिसमें हम बच्चेदानी के अंदर एक दूरबीन नुमा यंत्र डाल करके या पाइप डाल करके, हिस्ट्रोस्कोप जिसको कहते हैं, आपकी बच्चेदानी को डायलेट करके फुला के उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। और ये हम डायग्नोस्टिक पर्पस से कर सकते हैं, जब आपको कोई बीमारी हो रही है, जैसे लंबी ब्लीडिंग हो रही है और डायग्नोसिस नहीं बन रही है, या आपको इनफर्टिलिटी है और कोई कारण नहीं मिल रहा है, आपको बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार आपका IVF फेल हो रहा है, इसके बावजूद कि मैं आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एम्ब्रियोज डाल रही हूँ, ये या आपकी झिल्ली किसी भी तरह बन नहीं रही है, कितना भी मैं आपको दवा खिला रही हूँ, तो उनमें हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी, जब हम हिस्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल आपकी बच्चेदानी में पाई जाने वाली किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, तो उसको हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी से हम पॉलिप निकालते हैं, फाइब्रॉइड या मायोमा निकालते हैं, सेप्टम निकालते हैं, आपके बच्चेदानी पे बहुत सारे जाले पड़ जाए, एडहीजन या एशरमैन सिंड्रोम ठीक करते हैं, आपकी बच्चेदानी का शेप टी शेप्ड हो या यहाँ पे बच्चा रखने के लिए कम जगह हो, तो उसको बड़ा करने के लिए लैटरल मेट्रोप्लास्टी करने के लिए करते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन हैं। हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया या तो MC के 6ठे से 9वें दिन के बीच की जाती है या
मासिक के 21वें से 22वें दिन के बीच की जाती है। प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी आपके आईवीएफ की सक्सेस बढ़ाने के लिए की जाती है, या अगर आपका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है तो उसके साथ हम स्क्रैचिंग करते हैं, उसके लिए की जाती है। और सेकंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी आपके अगर बहुत बड़ा मायोमा आपका निकाला गया है, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड या सेप्टम निकाला गया है, वो पूरा निकल गया कि नहीं उसको देखने के लिए, आपके एडिशंस दूर किए गए हैं वो ठीक हो गया कि नहीं उसको देखने के लिए, या बचा खुचा जो सेप्टम और मायोमा है उसको निकालने के लिए करते हैं। जब हिस्ट्रोस्कोपी आपको हम बिना बेहोशी दिए हल्की फुल्की दर्द की दवा के साथ ओपीडी में करके आपको तुरंत घर भेज देते हैं तो उसको हम ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया अधिकतर एकदम सेफ प्रक्रिया है। ये जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया दोनों में की जा सकती है। अधिकतर चाहे वो हम बड़ा सर्जरी करें या छोटा सर्जरी करें, आपको एक दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसी दिन सब कुछ खाने पीने चलने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एनेस्थीसिया रिलेटेड हो सकते हैं। आपके यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत चोट लग सकती है सर्विक्स पे, या आपके यूट्रस में परफोरेशन हो सकता है, या आपके बॉवल में, जो कि बहुत ही रेयर है, मैंने आज तक नहीं देखा। कभी कभी फॉल्स पैसेज बन जाता है जब आपकी सर्विक्स बहुत टाइट होती है तो। और ये सब रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस हैं और हर आदमी ये कोशिश करता है कि आपको इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। हिस्ट्रोस्कोपी होने के बाद आपको माइल्ड थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, आपके पेट में हल्का सा दर्द होता है, किसी किसी को फीवर आ सकता है या बहुत तेज पेन हो सकता है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फेक्शन बहुत रेयर है, किसी को कभी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। और इसका एडवांटेज ये है कि इससे हम डायरेक्ट आँख से सारी चीज़ों को देखते हैं, उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकते हैं। और जो भी चीज़ है, कई बार जो चीज़ें अल्ट्रासाउंड और एमआरआई सीटी स्कैन पे भी मिस हो जाती हैं, यहाँ हम आँख से देखते हैं और हम उसको तुरंत देख करके तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी यूट्रस के अंदर की पैथोलॉजी के लिए हिस्ट्रोस्कोपी को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। तो ये था आज हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में जितनी चीज़ें हैं मैं आपको बता पाई हूँ और आपकी समझ में आया होगा कि हिस्ट्रोस्कोपी क्या है। अगर आपको समझ में आया, आपने मेरा ये वीडियो एंजॉय किया, तो इसको अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अच्छे से होली खेलिएगा, बहुत अच्छे से होली मनाइएगा।